प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक विचार, जवाहरलाल नेहरू का राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक दृष्टिकोण, जवाहरलाल नेहरू के राज्य के बारे में, राजनीतिक संस्थाओं के बारे में, कानून के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में, अधिकार के बारे में, नियमों के बारे में, राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में क्या विचार है, क्या धारणाएं हैं। तो आइए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, जवाहरलाल नेहरू का राजनीतिक दर्शन। जवाहरलाल नेहरू मूल रूप से भारत के एक राष्ट्रवादी राजनीतिक चिंतक थे। उन्होंने लोकतंत्र के ऊपर अपना गहन चिंतन किया है। उन्होंने भारत में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए हमेशा प्रयास किए। नेहरू के लोकतंत्र संबंधी विचार लोक, रूसो, बेंथम, मिल व महात्मा गांधी के चिंतन से प्रभावित है। नेहरू एक व्यक्तिवादी चिंतक थे। उन्होंने हमेशा व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं विकास के बारे में विचार किया। नेहरू ने कहा कि मनुष्य के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास ही लोकतंत्र है। लोकतंत्र की व्यवहारिकता के बारे में उन्होंने इस यूं कहा, हम एक अच्छा जीवन पैदा करना चाहते हैं, एक अच्छा व्यक्ति। हम वापिस व्यक्ति की ओर जाते हैं, उसे अपने आप को जानने का अवसर देते हैं और संस्थाओं एवं शासन के स्वरूपों का इस ढंग से ग्रहण करते हैं जिससे इस पहलू को प्रोत्साहन मिले। अर्थात जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र एक प्रकार से व्यक्तिवाद है। व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति का विकास, व्यक्ति की पूर्णता, व्यक्ति को छूट देना एक प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था है। नेहरू ने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता व स्वतंत्रता का होना जरूरी है। बिना समानता और स्वतंत्रता के हम लोकतंत्र को लंबे समय तक जारी नहीं रख सकते। लोकतंत्र में व्यक्ति के जीवन के हर क्षेत्र में अवसर की प्राप्ति होनी चाहिए। अवसरों की प्राप्ति ही लोकतंत्र का एक गुण है। उन्होंने कहा कि हमें कार्यों में संतुलन लानी होगी। इस संतुलन का एक लोकतांत्रिक देश में हमें यह संवेदना उत्पन्न करनी होगी कि वे एक राष्ट्र के निर्माण में, सरकार में, उद्योगों में भागीदार के रूप में कार्य कर रहे हैं। यही लोकतंत्र का सार है। नेहरू ने कहा कि लोकतंत्र है क्या? लोगों की राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी है, राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी है, सरकार में भागीदारी है, उद्योगों में भागीदारी है। यही लोकतंत्र का निष्कर्ष है, यही लोकतंत्र की पहचान है। नेहरू ने भारत में समाजवाद का समर्थन किया है। नेहरू का कहना था कि समाजवाद एक आर्थिक प्रणाली ही नहीं बल्कि जीवन दर्शन है। वे भारत की विभिन्न समस्याओं का हल समाजवादी प्रणाली में खोजते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, जमाखोरी जैसी अनेक आर्थिक समस्याएं हैं और भारत में व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का आर्थिक शोषण समाप्त होना चाहिए। और जब तक ये समाप्त नहीं होगा समाजवाद नहीं आएगा। समाजवाद का मतलब ही शोषण का अभाव है। नेहरू ने अपने शासनकाल में आर्थिक समस्याओं, आर्थिक संसाधनों के विकेंद्रीकरण एवं उचित बंटवारे का प्रयास किया। उन्होंने भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है, यानी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही सेक्टरों पर उन्होंने ध्यान दिया। नेहरू ने एक समाजवादी देश होने के नाते मार्क्सवादियों और साम्यवादियों की तरह समाजवाद लाने का प्रयास नहीं किया। उनके समाजवाद का लक्ष्य था कि देश में प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक समानता के अवसर उपलब्ध होने चाहिए और समाजवाद को भारत में जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता। जैसे मार्क्सवादी और साम्यवादी इन विचारधाराओं के प्रचार प्रसार के लिए बातें करते हैं,
उत्पादन और वितरण के साधनों पर किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि पूरे समाज या राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, तभी समाजवाद होगा। समाजवाद के द्वारा ही अमीर और गरीब के बीच आर्थिक अंतर को कम किया जा सकता है। समाजवाद के द्वारा ही समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। आर्थिक विकास के फल सभी को समान रूप से मिलेंगे। समाजवाद में अमीर और गरीब का जो डिफरेंस है वो न्यूनतम होगा। इसलिए नेहरू ने अपने राजनीतिक विचारों में समाजवाद पर बल दिया। नेहरू ने अपने राजनीतिक दर्शन में एक कल्याणकारी राज्य की धारणा का भी समर्थन किया है। वो भारत में पुलिस राज्य की जगह कल्याणकारी राज्य स्थापित करना चाहते थे। उनका झुकाव शुरू में मार्क्सवाद की ओर था, लेकिन धीरे धीरे वे समाजवाद की ओर बढ़ने लगे। उन्हें लगा कि भारत की समस्याओं का समाधान मार्क्सवाद में नहीं बल्कि कल्याणकारी राज्य में है। समाजवादी चिंतक होने के कारण उन्होंने भारत में लोगों के सामाजिक कल्याण पर अपना ध्यान आकृष्ट किया। पंडित नेहरू ने 1947 से लेकर के 1964 तक भारत को व्यवहारिक रूप से एक कल्याणकारी राज्य बनाने का प्रयास किया। अनेक कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण किया गया और लोगों को उन विकास योजनाओं में भागीदार बनाने के लिए लागू किया गया। उन्होंने देश में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा इत्यादि चुनौतियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम लागू किया। उन्होंने समाज में महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक एवं वृद्धों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की। वो भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते थे जहां प्रत्येक व्यक्ति की हर तरह की समस्याओं का समाधान हो। नेहरू ने सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को भी आरंभ किया और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के द्वारा वो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी विकास प्रक्रिया में भागीदार बनाना चाहते थे। इसलिए नेहरू को कल्याणकारी राज्य का समर्थक माना जाता है। नेहरू ने अपने राजनीतिक दर्शन में धर्मनिरपेक्षता का हमेशा समर्थन किया। उन्होंने सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं की। उनका राजनीतिक दृष्टिकोण हमेशा धर्मनिरपेक्ष रहा। उनकी सोच वैज्ञानिक एवं गतिशील थी। उन्हें पता था कि भारत एक विशाल विविधताओं वाला देश है। देश की एकता और अखंडता के लिए देश के लोगों की सोच धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए। धर्मनिरपेक्ष विचारों में उनकी गहरी निष्ठा थी। धर्मनिरपेक्षता के संबंध में उन्होंने कहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका अर्थ धर्महीनता नहीं है। इसका अर्थ है कि सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव और सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का अनुयायी क्यों न हो। नेहरू ने हमेशा धर्म की राजनीति में किसी प्रकार की भूमिका का समर्थन नहीं किया। उनका मानना था कि धर्म राष्ट्र विकास में बाधक है क्योंकि इसमें पक्षपात की भावना रहती है। धर्महीन राजनीति का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि धर्म से हमेशा समाज में अंधविश्वास, कट्टरता, पक्षपात व घृणा का भाव उत्पन्न होता है। उन्होंने कहा कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होना चाहिए। राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान है। राज्य किसी भी धर्म विशेष को संरक्षण नहीं देता है। पंडित नेहरू ने अपने राजनीतिक दर्शन में धर्मनिरपेक्षता का समर्थन किया है। नेहरू ने राष्ट्रवाद के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। नेहरू को भारत में एक सच्चा राष्ट्रवादी चिंतक माना जाता है। उन्होंने युवावस्था से ही महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे अनेक राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लिया। ब्रिटिश सरकार द्वारा विरोधी राजनीतिक गतिविधियों के लिए उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और जेल में डाला गया, लेकिन उनका स्वतंत्रता संघर्ष लगातार जारी रहा। एमसी छागला ने उनके राष्ट्रवादी व्यक्तित्व के बारे में यूं कहा है कि वे एक ऐसे राष्ट्रवादी थे जिन्होंने भारतीय जनता को उनकी समग्रता में, उनके सभी वैविध्य में
देखा। एक राष्ट्र के ऐसे नागरिकों के रूप में जो शताब्दियों पुरानी समस्या को उत्तराधिकार पाने के समान रूप में अधिकारी रहे। MC छागला ने नेहरू के व्यक्तित्व का स्पष्ट प्रभाव दिखाई दिया। उन्होंने माना कि नेहरू ने राष्ट्र की भलाई के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए हमेशा संघर्ष किया। नेहरू के विशाल व्यक्तित्व ने उन्हें राष्ट्रवादी चिंतक बना दिया। नेहरू देश में संकीर्ण राष्ट्रवाद के विरोधी थे। उनका राष्ट्रवाद धर्म, जाति, भाषा की सीमाओं से ऊपर था। वो देश को सबसे ऊपर मानते थे। इसलिए उन्होंने धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र को संकीर्ण मान करके राष्ट्र की भलाई के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए देश के नागरिकों का आह्वान किया। नेहरू को विश्व राजनीति में एक अंतरराष्ट्रीयवादी चिंतक माना जाता है। नेहरू की सोच राष्ट्रवाद तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो मानव कल्याण हेतु राष्ट्रवाद को एक बाधा मानते थे, राष्ट्रवाद को संकीर्ण मानते थे। वैश्विक पृष्ठभूमि में उन्होंने राष्ट्रवाद की सीमाओं से परे जाकर के मानव हित हेतु अपना दर्शन स्पष्ट किया। स्वतंत्रता के बाद वो देश के पहले प्रधानमंत्री बने और राष्ट्रवादी होने के साथ साथ उनकी सोच वैश्विक बनी। राष्ट्रों की सीमाओं से पार वे पूरी मानवता के कल्याण के बारे में चिंतन करते हैं। उनका विचार था कि भारत की समस्याएं केवल भारत की नहीं है, वो दूसरे राष्ट्रों की भी समस्याएं हैं। राष्ट्रवाद की अति अंतरराष्ट्रीय उन्होंने माना कि राष्ट्रवाद की अति अंतरराष्ट्रीयवाद के विकास में बाधक है। वो कहते थे कि मैं ये नहीं कहता कि मैं राष्ट्रवादी नहीं होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रवाद की आड़ में हम पूरे विश्व की मानवता के कल्याण का विचार नहीं भूलना चाहिए। उनके राजनीतिक दर्शन का केंद्र बिंदु राष्ट्र तक सीमित नहीं था, बल्कि राष्ट्र की सीमाओं से पार व्यक्ति तक विस्तृत था, वैश्विक व्यक्तित्व तक विस्तृत था। उनका मानना था कि सच्चा मानवतावादी चिंतक पूरे विश्व की समस्याओं के बारे में ध्यान रखता है। इसलिए पंडित नेहरू ने पंचशील की नीति का समर्थन किया। नेहरू ने पूरे विश्व में एकता, बंधुत्व, सहयोग के लिए एक वैश्विक संघ की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि एक ऐसी विश्व सरकार होनी चाहिए जो विश्व के सभी राष्ट्रों की समस्याओं का समाधान कर सके। नेहरू अपने सोच में, अपने व्यवहार में, अपने दर्शन में पूरी तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व की पहचान रहे हैं। नेहरू ने अपने राजनीतिक दर्शन में स्थानीय स्वशासन पर भी बल दिया है। नेहरू ने माना कि लोकतांत्रिक समाजवाद के लिए ग्रामीण राजनीति पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में ग्रामीण मतदाताओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। भारत की अधिकांश जनसंख्या गांवों में बसती है। जब तक गांव का विकास नहीं होगा, लोकतंत्र का विकास नहीं होगा, लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर पर ही ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर ग्रामीण स्तर पर निर्वाचक इकाई हो तो यह प्रांतीय और अखिल भारतीय लेवल पर भी, जिससे प्रत्यक्ष निर्वाचकों की संख्या में कमी हो। यानी लोकतंत्र का जो प्रथम चरण है वो ग्राम स्तर से आरंभ होता है। ग्रामीण परिषद ग्राम स्तर पर वयस्क पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा चुनी जाए या बड़े चुनाव के लिए निर्वाचक के तौर पर हो। नेहरू ने कहा कि अप्रत्यक्ष चुनाव के कुछ दुष्परिणाम हो सकते हैं। गांव एक इकाई के रूप में होना चाहिए। इस तरह स्थानीय स्वशासन प्रणाली ग्राम स्तर पर अपनी जिम्मेदारी का सही ढंग से प्रतिनिधित्व करेगी। नेहरू का विचार था कि भारत में लोकतंत्र को मजबूत बनाना है तो हमें ग्रामीण स्तर पर ध्यान देना होगा, ग्रामीण राजनीति के ऊपर ध्यान देना होगा, ग्रामीण लोगों की समस्याओं पर ध्यान देना होगा, ग्रामीण लोगों को राष्ट्रीय राजनीति की भागीदारी में शामिल करना होगा। तभी वास्तव में लोकतंत्र सफल हो सकता है। नेहरू ने अपने राजनीतिक दर्शन में
समाज कल्याण के लिए सामुदायिक विकास योजना पर बल दिया। उन्होंने ग्रामीण स्तर पर लोगों को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम को आरंभ किया। नेहरू की कामना थी कि गांव के लोग भी अज्ञानता, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी व भूखमरी जैसी समस्याओं से निपटने के लिए सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ उठाएं। उनका मानना था कि जो सामुदायिक विकास योजना सरकार द्वारा लागू की जा रही है उसका 100% लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा। जब तक आम जनता जागरूक नहीं होगी, शिक्षित नहीं होगी, अधिकारी कर्मचारियों को सही प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा, तब तक केंद्रीय स्तर पर जो आर्थिक लाभ पहुंचाया जा रहा है वो वास्तव में ग्रामीण स्तर पर नहीं पहुंच पाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारी व कर्मचारी निचले स्तर पर लाभांश का कुछ भाग बीच में हड़प जाते हैं। उन्होंने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से अनुरोध किया कि वे स्थानीय स्तर पर आम जनता को उन जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताएं और उन्हें स्वेच्छा से इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। नेहरू ने आम जन के कल्याण के लिए सामुदायिक विकास योजनाओं पर बल दिया ताकि ग्रामीण स्तर पर सभी नागरिक देश के विकास में भागीदार हों। नेहरू ने अपने राजनीतिक दर्शन में समाजवादी समाज की स्थापना पर भी बल दिया। उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया एंड वर्ल्ड में समाजवादी समाज की स्थापना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को उज्जवल भविष्य की संभावनाएं पूरी तरह से खुली होनी चाहिए। व्यक्ति व्यक्ति के बीच आर्थिक समानताएं कम से कम होनी चाहिए। समाजवादी समाज को स्थापित करने के लिए उन्होंने कहा कि मैं जब कभी शब्द का प्रयोग करता हूं तो यह मानववाद की दृष्टि से नहीं, वैज्ञानिक आर्थिक दृष्टि से मैं इसका प्रयोग करता हूं। समाजवाद मात्र एक आर्थिक सिद्धांत ही नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है जो मुझे हर्षता है। नेहरू का कहना था कि समाजवादी समाज में किसी भी प्रकार का आर्थिक विभेद नहीं रहता, गरीब अमीर के बीच अंतर कम होता है, आर्थिक विकास का लाभ सभी व्यक्तियों को मिलता है। उन्होंने कहा कि भारत में दरिद्रता उन्मूलन, वृत्तिहीनता की विशाल व्यापक समस्या के समाधानार्थ समाजवाद के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प हमें दिखाई नहीं देता। भारत की सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान में समाजवाद एक महत्वपूर्ण विचारधारा है। नेहरू ने भारत में समाजवादी समाज की स्थापना के लिए जमींदारी प्रथा के उन्मूलन पर भी बल दिया। उनका कहना था कि जमींदारी प्रथा से जमींदार जो है वो आर्थिक रूप से काफी उन्नत होते हैं और किसानों का शोषण होता है। इसलिए उन्होंने अपनी पुस्तक में समाजवादी समाज की स्थापना पर बल दिया। नेहरू ने मार्क्सवाद के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए। उनका कहना है कि वो इंग्लैंड में अध्ययन काल के दौरान एक बार उन्होंने स्वयं कहा कि मार्क्सवाद के सिद्धांत पर दर्शन ने मेरे मन में कई अंधेरे कोनों को प्रकाशमान कर दिया है। इतिहास नए अर्थ लेकर मेरे सामने आया। इतिहास की मार्क्सवादी व्याख्या ने इस पर प्रकाश की धारा बहा दी। यानी नेहरू कार्ल मार्क्स की जो ऐतिहासिक व्याख्या का सिद्धांत है उससे काफी गहरे से प्रभावित हुए। नेहरू कार्ल मार्क्स की ऐतिहासिक व्याख्या से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी पुस्तक ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री विश्व इतिहास की झलक में मार्क्सवादी चिंतन का विश्लेषण किया। उन्होंने कहा कि पूंजीवादी साम्राज्य अपने अंतिम चरण में है क्योंकि यह वर्तमान स्थितियों के अनुकूल नहीं है। उनके विचारानुसार विश्व 2 प्रतिद्वंदी शक्तियों बटा है, पूंजीवाद और समाजवाद, तथा इन दोनों विचारों में स्थायी रूप से कोई समझौता नहीं हो सकता। नेहरू भी कार्ल मार्क्स की तरह ये चाहते थे कि पूंजीवाद समाप्त होना चाहिए और समाजवाद आना चाहिए। नेहरू ने अपने राजनीतिक दर्शन में गांधीवादी दर्शन पर भी फोकस किया। नेहरू का मानना है कि वो अपने
यौवन काल से ही महात्मा गांधी के हर प्रकार के आंदोलन से प्रभावित हुए। विशेष करके असहयोग आंदोलन व सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने स्वयं किया था। नेहरू भी गांधी की तरह सोचते थे कि साध्य के साथ साथ साधनों का पवित्र होना जरूरी है। महात्मा गांधी की तरह पंडित नेहरू ने भी अहिंसा को जीवन का मुख्य सिद्धांत नहीं माना। महात्मा गांधी और नेहरू के अहिंसा संबंधी विचारों में काफी अंतर था। 1922 में जब गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलन की भीड़ ने हिंसक रूप धारण कर लिया और पुलिस थाने के द्वारा जब आग लगा दी जाती है भीड़ द्वारा पुलिस थाने को, तो बहुत सारे पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। इस घटना से द्रवित होकर के महात्मा गांधी ने यह आंदोलन उसी समय वापस ले लिया। पंडित नेहरू ने महात्मा गांधी के इस आकस्मिक निर्णय की पूरी तरह से आलोचना की। नेहरू के साथ साथ भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जितने भी क्रांतिकारी नेता थे, उन सब ने महात्मा गांधी के इस आकस्मिक निर्णय की आलोचना की कि जब देश में स्वतंत्रता आंदोलन जोरों पर था, उस समय एकदम से ऐसा निर्णय लेना स्वतंत्रता के विरुद्ध है। नेहरू धार्मिक विषयों पर भी मार्क्सवाद के विरुद्ध थे। गांधीवाद जहाँ धर्म और राजनीति के संगम पर बल देता है, वहीं नेहरू ने धर्मनिरपेक्ष राजनीति की व्याख्या की है। नेहरू ने अपने राजनीतिक दर्शन में विश्व संघ की स्थापना पर बल दिया है। उनकी राजनीतिक सोच राष्ट्र की सीमाओं तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी राजनीतिक जो सोच है, दृष्टिकोण है, वो वैश्विक था। वो पूरे विश्व के हित में सोचते थे। इसलिए उन्होंने पूरे विश्व के कल्याण के लिए विश्व संघ या विश्व सरकार की स्थापना पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विश्व राज्य या विश्व सरकार के द्वारा मानव के सामने आने वाली हर प्रकार की चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है। 1949 में उन्होंने स्वयं कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी न किसी समय विश्व सरकार जरूर कायम होगी, क्योंकि इसका एक ही विकल्प विश्व की आत्महत्या होगी। उन्होंने कहा कि विश्व संघ या विश्व सरकार वर्तमान समय की मांग है। विश्व का कोई भी राष्ट्र इसके महत्व को नज़रअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की समस्या वो अकेले उस राष्ट्र की नहीं, बल्कि वो समस्या जो वैश्विक समस्याएं हैं उनका एक अंश है, हिस्सा है। विश्व का कोई भी राष्ट्र वैश्विक संघ से अलग थलग नहीं रह सकता। नेहरू का मानना था कि अगर पूरे विश्व की मानवता को युद्ध या युद्ध जैसी विध्वंस गतिविधियों से बचाना है, तो राष्ट्रवाद की सीमाएं पार कर अंतर्राष्ट्रीय सोच विकसित करनी होगी। उन्होंने स्वयं कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवता के कल्याण के लिए प्रयास होने जरूरी है। विश्व में जितनी भी समस्याएं हैं, किसी एक अकेले राष्ट्र की समस्याएं नहीं, बल्कि वो समस्याओं का वैश्विक रूप है और उसके लिए वैश्विक समाधान होना चाहिए। और वैश्विक समाधान तभी हो सकता है जब विश्व सरकार या विश्व संघ की स्थापना हो। तो जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक विचारों से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, ताकि आने वाली हर नई और रोचक वीडियो आपके सामने आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।